अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जनाब, और अपने फीडबैक से मुझे आपने ज़रूर आगाह करना है। बड़ा अहम होता है मेरे लिए कि आप मुझे बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं मेरी वीडियोस के बारे में। और आज तीन चार चीज़ों के ऊपर बात करेंगे हजूर वाला। आज डायलॉग कमेटी के ऊपर बात कर लेंगे ज़रा, थोड़ी बहुती दरमियाने दर्जे की। क्या हुआ है आज डायलॉग का और हुकूमत क्यों डायलॉग करेगी। फिर बात करेंगे ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बोंगी सटी है उसके ऊपर, बल्कि दो बोंगियाँ, उसके ऊपर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। मरीम नवाज के झूठ, उसके ऊपर बात करेंगे। सुहेल अफरीदी साहब चुप रहे हैं ठीक ठाक, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो जनाब आज फवाद चौधरी वगैरह की डायलॉग कमेटी थी, अच्छा इवेंट हुआ। हमने देखा कुछ इवेंट, साफ़ी भी काफ़ी सारे मौजूद थे। शाहिद खान अब्बासी साहब की मेरे ख्याल सबसे बेस्ट तकरीर थी। शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर सैफ साहब की सरप्राइज एंट्री थी, वो डायलॉग के हामी हैं। मेरा फवाद चौधरी की नीयत पे शक ना करते हुए एक्टिविटी उन्होंने एक की है। अगली बार वो मुल्तान जा रहे हैं, मुल्तान में वहाँ पर सराइकी वसेब के लोग आएंगे, नए सूबे की डिमांड वहाँ पर रखी जाएगी। मैं आपको पहले ही लीक कर देता हूँ ये इन्फॉर्मेशन। लेकिन मेरे लिए इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो आज गवर्नमेंट कर रही थी। आज ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे थे ये तहरीक इंसाफ वाले बड़े तेज हैं, इनको मुज़ाकरात के लिए ये ना अचकज़ई और लामा को आगे कर, इनको खुद आगे आना चाहिए। और अयाज सादिक साहब उधर दीदा फर्श राह किए रेड कारपेट बिछा के अपने दफ्तर में वेले बैठे हुए थे कि ये आएंगे तो मुज़ाकरात शुरू करेंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ ने रब्ता नहीं किया, क्योंकि तहरीक इंसाफ पहले ही कह चुकी है हम किसी डायलॉग में नहीं है। डायलॉग करना है तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की छतरी के नीचे होगा। अचकज़ई साहब जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन साथ साथ एक चालाकी ये की अयाज सादिक साहब ने, और कुछ खबरें मैं इसमें आपको खबर भी दे सकूँ। उन्होंने कहा कि जी सिर्फ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में डायलॉग होगा, नॉन इलेक्टेड से डायलॉग नहीं होगा। नॉन इलेक्टेड कौन है? अब नॉन इलेक्टेड, अब साजिशी थी इसमें यह है कि ये तहरीक इंसाफ वालों की मर्जी के मुताबिक डाला गया है कि नॉन इलेक्टेड लोग नहीं हो इसमें। ये असद कैसर, आमिर डोगर वगैरह ने डलवाया। नॉन इलेक्टेड कौन है? नॉन इलेक्टेड जो बाहर फिर रहा है वो है सलमान अकरम राजा। तहरीक इंसाफ में जारी बात है वो इलेक्टेड नहीं है। नॉन इलेक्टेड है कोट लखपत जेत वाले, नॉन इलेक्टेड है इमरान खान की बहनें, नॉन इलेक्टेड है इमरान खान खुद। वो कह रहे हैं सिर्फ इलेक्टेड वालों से हम मुज़ाकरात करेंगे। तो ये मुज़ाकरात एक नॉन स्टार्टर है। और ज़रा आप सोचिए, फवाद चौधरी सब कह तो रहे हैं आज बातें की, हल कोई नहीं निकला। उन्होंने डिमांड की है कि एक कमेटी बनाएं जी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और जरदारी साहब, एक कमेटी हम बनाएंगे। मुझे ज़रा आप, अब सवाल है मेरा, डायलॉग से ही रास्ता निकला, लेकिन ये हुकूमत डायलॉग क्यों करेगी? हुकूमत का फ़ायदा किस चीज़ में? हुकूमत का फ़ायदा है कि वो इसी तरीके से फ़ौज को और तहरीक इंसाफ को एक दूसरे के सामने पिच रखे, ये दोनों आपस में लड़ते रहें और हुकूमत चिल करती रहे जैसे कि वो अभी तक कर रही है। अगर मैं हुकूमत में होता तो मैं भी यही चाहता। आपकी इख्तियार नहीं है, कोई बात नहीं, प्रोटोकॉल तो आपके पास है, ओहदा तो आपके पास है। शहबाज शरीफ को जहाज़ मिला हुआ है, पूरी दुनिया सफ़र कर रहे हैं। मरीम नवाज भी एयरफोर्स का जहाज़ लेके अपनी बेटे की शादी के न्योते देने के लिए चली जाती हैं। मियाँ साहब भी पिछली सीट पे बैठ के चले जाते हैं। और क्या चाहिए? हेलीकॉप्टर्स हैं, गाड़ियाँ हैं, मुफ्त में घर चल रहे हैं। तो और कहने को ही हर जगह पे फ़ोटो शोटो लगवा रहे हैं ये लोग, तो और क्या चाहिए इनको? ये क्यों चाहेंगे डायलॉग करना? क्यों नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी इतना तरद्दुद करेंगे कि हम कोई कमेटी बनाएं जी इनके साथ? उनका तो हुकूमत चली जाएगी अगर कोई डायलॉग के नतीजे में इमरान खान बाहर निकला है। इमरान खान ने तो टा देनी इनकी हुकूमत, लम्हा पा देना इनको। तो ये क्यों चाहेंगे? तो इसलिए डायलॉग अगर होना है तो डायलॉग होना है जी, जो मीनिंगफुल डायलॉग होना है वो इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान में होना है। बाकी उसके अलावा हुकूमत से डायलॉग शायलॉग नहीं होना कोई, ना इन्होंने करना है। इनकी नौकरियां लगी हुई हैं, इनकी सारों की नौकरियां चली जाएंगी। क्यों ये डायलॉग करेंगे? मुझे तो ये वजह नहीं समझ आ रही, मुझे ये बात भी नहीं समझ आ रही क्यों डायलॉग करेंगे। अगर इन्होंने डायलॉग करना होता तो अचकज़ई साहब हाजिर हैं, डायलॉग करें उनके साथ, क्यों नहीं करते? अचकज़ई ने क्या इनको चक पढ़ लेना है? मतलब अचकज़ई साहब क्या करेंगे? थूक छोड़ देंगे इनके ऊपर? कर लें डायलॉग, करके देख लें आप। मेरा नहीं ख्याल कि कोई नतीजा निकलेगा। मुलाकात ये करवा नहीं सकते, डायलॉग करके इन्होंने क्या पट लेना है? तो इमरान खान ठीक ही कहता है, डायलॉग करके क्या करना है। तहरीक इंसाफ के काफ़ी सारे लोगों को ये बात समझ आ गई है, मजीद को भी आ जाएगी। लेकिन देखते हैं जनाब क्या होता है। दूसरी जानिब हजूर वाला ख्वाजा आसिफ साहब ने कल एक बोंगी सटी, एक बोंगी मैंने उनकी और देखी। एक तो पहली उनकी बोंगी ज़रा मुलाहिजा कीजिए। उन्होंने कहा जी मेरे हरनिए का ऑपरेशन होना था तो इमरान खान ने मेरी तस्वीरें हरनिए की मंगाई और फिर मुझे अस्पताल भेजा। जहाँ तक मुझे याद है ख्वाजा आसिफ साहब म्यू हॉस्पिटल शिफ्ट हुए थे। अयाज सादिक साहब के बेटे हैं वहाँ पर, आई सर्जन थे, और आँख का ऑपरेशन करवाने के प्रीटेक्स पे वहाँ पर दाखिल हुए थे ये। और फिर नैब की कस्टडी में वहाँ पर ये थे, जो दुख भरी कहानी बताते हैं कि नैब में मैं रहा तो मेरे पे बड़ा जुल्म हुआ। ये तो हॉस्पिटल रहे थे पूरा टाइम, और वहाँ से ही फिर केस से ज़मानत लेके बाहर आ गए थे। तो
पहले ये आंख की थी, आंख अब हर्निया इधर होता है पाइयों का, ये ऊपर नीचे हो गया, इनका मिक्सचर हो गया। ख्वाजा साहब का झूठ इसीलिए वो बोला होता है तो बंदा भूल जाता है। ख्वाजा साहब को अगर याद होता है तो इन्होंने आंख का ऑपरेशन, मुझे रिपोर्टें मैंने देखी हुई हैं, मैंने ट्वीट किया था उस टाइम पे, मुझे याद होगा, पढ़ा होगा किधर। मैं ज़रा इस मामले में रिकॉर्ड कीपिंग में बुरा हूँ, लोग पुरानी पुरानी चीज़ें निकाल लेते हैं, तो इसलिए मेरे पास है नहीं, वरना मैं ज़रूर इसको निकाल नकूल के आपको पेश करता। उस टाइम पे अयाज सादिक साहब के साहबजादे के अंडर ही ये थे, उन्होंने ही इनकी जाली कोई रिपोर्ट बनाई थी कि इनकी आँखें ख़राब हो गई है, अखियाँ वाले हो भाइयों, गोरा पिंडा उदास हैं। तो अब वो फरमा रहे। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब ने एक और बोंगी मारी है। ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया है कि जनाबे वाला जहाज़ों के इतने ऑर्डर आना शुरू हो गए हैं कि ये 6 महीने में IMF से हमारा मसला ही हल हो जाएगा। अब ख्वाजा साहब को बेर की बे का इल्म नहीं है। जो JF-17 थंडर हम बनाते हैं, इसमें चाइनीज़ की शराकत दारी है हमारे पास, चाइनीज़ कंपनी की। 65% या 70% उनके पास है, 30 या 35% हमारे पास है, 5% का मुझे मार्जिन दे दी, मेरा ख्याल है 35% हमारे पास है। तो इससे कोई IMF को फ़र्क पड़ने वाला है नहीं इतने पैसों से। 65% तो चाइनीज़ ले जाएंगे, फिर खर्चे भी आएंगे। उसके अलावा ख्वाजा साहब एक बिस्किट तो है नहीं, ठीक है, या पेस्ट्री तो है नहीं कि वो आएगा कि जी 2 जहाज़ पैक करी ख्वाजा, तो ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਪਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੋ, ਐ ਲਓ ਜੀ 2 जहाज़ ਤੁਹਾਡੇ, ਇੰਨੇ पैसे, ਇੰਨੇ $1 मिलियन हो गए। ये कोई मेहरान गाड़ी भी नहीं है कि जो तैयार खड़ी होती है, आप पॉलिश वॉलिश करके पकड़ा देते हैं और चाबी पकड़ाने के भी 1000 रुपये एक्स्ट्रा ले लेते हैं कि मुंडे ने कपड़ा मारे से इस तरह तरह 500 रुपया इन्हों भी देना। ये जहाज़ है, जंगी जहाज़, मुसाफिर तैयारा को भी आप ऑर्डर करेंगे तो वो मेड टू ऑर्डर स्पेसिफिकेशन बन के वो देते हैं, आपको बना कर देते हैं। ये जहाज़ है, ये फिर कह रहा हूँ होंडा 125 नहीं है, ये कोई हीरो होंडा नहीं है, कोई मेरान नहीं है, ये जहाज़ है। यहाँ पर गाड़ियाँ प्री ऑर्डर प्री बुकिंग होती है और ये जहाज़ कोई 2 महीने में तैयार भी नहीं होता, 6 महीने में भी नहीं तैयार होता। ये स्पेशलाइज हाईली स्किल्ड काम है, इस जहाज़ को तैयार होने में टाइम लगता है। इंडिया ने कब ऑर्डर किए थे? 2019 में ऑर्डर किए थे कि 2008 में ऑर्डर किए थे राफेल एक्स्ट्रा? कब जाके उनको राफेल डिलीवर हुए? 3 साल बाद। हमने अगोस्ता सबमरीन कब ऑर्डर की थी, कब हमें मिली? हमने चाइनीज़ को सबमरीन जो दी हुई थी बनाने के लिए D क्लास, वो कुछ 5 साल बाद डिलीवर हुई है हमें। वो थोड़ी होता है कि पैसे लेके वो बैठे होते हैं बाहर दुकान के, आप शटर ऊपर करेंगे कमरे का, जाके जहाज निकाल के आ लो जी 17 थंडर आया जी, ले लो जी, चुक लो जी, ले जाओ जी, मौजा मारो। डिफेंस मिनिस्टर हैं आप, या तो आपको ब्रीफ नहीं कर रहा आपका स्टाफ कोई, या आप खुद आपके दिमाग में गंगस बैठा हुआ है। कुछ समझ नहीं आई। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं। हमारी ये जो प्यारी हुकूमत है पंजाब की, मैं पहले इस बात पे मैं कायल हूँ, मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि हमारी हुकूमत हमसे झूठ बोलती है। शायद कोई स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ पे सारी हुकूमतें झूठ बोलती हों या छुपाती हों बात को, लेकिन नॉर्मली होता ये है, हमने सीखा ये, हमने पढ़ा ये, हमने देखा ये कि जब आप किसी को सवालात भेजते हैं तो वो नो कमेंट्स कर सकता है, ठीक है, या वो जवाब नहीं देता, इग्नोर कर देता है। झूठे जवाब कभी नहीं दुनिया में कोई देता, झूठे जवाब, ठीक है। तो ये हमारी हुकूमतें झूठ बोलती है हर चीज़ पे। अब मरीम नवाज़ को दे लें, मरीम नवाज़ साहिबा मुँह उठता है सुबह मेकअप शेकअप करके झूठ बोल देती हैं। मरीम नवाज़ साहिबा ने फरमाया पंजाब में 80% क्राइम रेट कम हो चुका है। उस पे अब वो रिसर्च की, ऑनलाइन भी सारे लोग पहले ही कह रहे थे, उस पे वो की, उन्होंने फैक्ट चेक किया तो पता चला जी पंजाब में क्राइम रेट जो 1900 बंदा CCD से आपने मरवाया है, उससे क्राइम रेट कम हुआ है सिर्फ 2%। ठीक है, यानी 2000 बंदे से 1000 बंदा फी % आप लगा लें, क्राइम रेट कम हो तो 80% कम करने के लिए 80,000 बंदा आपको मरवाना पड़ेगा, तब जाके ये 80% कम होगा। 2% क्राइम रेट को मरीम नवाज़ ने अपनी कामयाबी बताते हुए 80% कर दिया। अब वो अज़मा बुखारी साहिबा जो हैं, मेरी सहेली, बेस्ट फ्रेंड मेरी, बहुत लंबी ज़बान वाली खातून है वो माशाल्लाह, उन्होंने कल पक्का मुंह बना के हामिद मीर को झूठा करार दिया, उनको शर्म भी दिलवाई कि इन्होंने ये किया है वो किया है। आज हामिद मीर अटैक बैक करना आ गया। हामिद मीर साहब ने और कुछ नहीं किया, सिर्फ मरीम नवाज़ का झूठ जड़ा है और ट्वीट कर देता कि ये झूठ है। तो बिला वजह पंगे लेने की क्या ज़रूरत है? आप इतना झूठ बोलते हैं, हर टाइम पे झूठी कोई कहानी सुनाते रहते हैं। पंजाब के जितना पंजाब में मीडिया पे काम हो रहा है ग्राउंड पे, क्योंकि ऐसे भी पंजाब ही रहने चौधरी साहब, पिंडी इस पंजाब। हालांकि पिंडी एक अलग राजधानी है, हम समझते हैं सारी बात कि पिंडी का नशा ही अलग है, पिंडी बॉयज़ अलग होते हैं, लेकिन है तो पंजाब का हिस्सा। तो हमें पता है क्या काम हो रहा है यार, मुझे एग्जैक्ट पता है क्या काम हो रहा है। मुझे ये भी पता है जहाँ पर अंडरपास बन रहे हैं क्यों बन रहे हैं, पिंडी में, कैंट में कितना काम हो रहा है, शहर में कितना काम हो रहा है, ये भी आप देखेंगे तो ये भी आपको अंदाजा होगा। ऐसा तमाम लाहौर में भी ऐसे ही हो रहा है बाय द वे। कुछ जिन्होंने आपके पोस्टर शोस्टर उतारे थे लाहौर से, उनसे भी पूछें कभी। लेकिन इतना झूठ अच्छा नहीं लगता, ज़रा सच भी बोला करें जनाब, ज़रा वो कोई कभी कभी सच बोलना भी अच्छी बात है। आगे चलते हैं जनाब, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे मसला ये है जनाब के
सुहेल अफरीदी साहब चुप रहे ठीक ठाक। अब DGISPR साहब की कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, वो भी सैड है। अब जो वो नया शिपेंथ्रू जो है नया आ रहा है, इकरारुल हसन साहब जो है, वो जो क्वेश्चनेबल क्रेडेंशियल्स के एंकर हैं, वो उन्होंने भी आज कहा है कि जी तहरीक इंसाफ क्योंकि शख्सियत परस्ती करती है तो उस आदत को पूरा करने के लिए अब सुहेल अफरीदी को लॉन्च कर दिया। उन्होंने भी सुहेल अफरीदी पे अटैक किया। सुहेल अफरीदी 9 तारीख को, परसों यानी कि, जा रहे हैं कराची। तो उनकी लाहौर यात्रा पे मैंने आपको बड़ी एक्सक्लूसिव खबर दी थी कि एंकर्स को, ब्यूरो चीफ्स को मना किया गया कि उससे नहीं मिलना। सुहेल अफरीदी साहब अभी जब कराची का ट्रिप प्लान हो रहा था तो किसी ने इनको मशवरा दिया, समझदार आदमी ने, कि आप जाके वहाँ पर इनसे भी मिले, चेंबर्स से भी मिले, FPCCI वालों से मिले, KCCI वालों से मिले। तो चेंबर्स वालों ने कहा बिस्मिल्लाह जी, आए हमारे से बात करें, सुने, हम तो इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, हमसे बात करें। तो फिर किसी बंदे ने कहा "हट, इसको नहीं मिलाना, वापस करो"। तो चेंबर्स वालों ने सुहेल अफरीदी साहब को खत लिख कट मारा कि सर कुछ नागुज़ेर वजूहात की बिना पर, अनफोर्सीन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस की वजह से हम जो आपको हमने इनविटेशन भेजा था वो विड्रॉ कर रहे हैं। ये वैसे ही होता है बचपन में, आप स्कूल जब छुट्टी मार लेते हैं तो आप कोई अपना कोई दादा दादी मार देते हैं, कोई आप ऐसे अनफोर्सीन सर्कमस्टांसिस में भी ऑफिस में होता था तो छुट्टी किसी ने मारनी होती थी, तो वो इस किस्म की ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसिस आई कैन नॉट कम टू ऑफिस टुडे, तो इस तरह का एक झूठा बहाना लग रहा है। लेकिन आप समझ रहे हैं कि किसने विड्रॉ करवाया होगा। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा सुहेल अफरीदी की ज़ात को, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा तहरीक इंसाफ को, अगर वो चेंबर्स वाले लोग नहीं बैठेंगे, आपके साथ ही बैठे रहेंगे। पहले उन्होंने क्या पट लिया चेंबर वालों ने, अब क्या पट लेंगे। सबसे बड़े मुझे तो लगता है ये चेंबर वाले और ये जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट है, रेंट सीकर, तो सबसे बड़े यही है पाकिस्तान में। लुट के खा गए अवाम को, इनका पेट नहीं भरता। ये वाहिद मुल्क है हमारा, खैर मुल्क हमारा वाहिद वो है, ये मुल्क अशराफिया के लिए बना हुआ है। यहाँ पर आप क्यूट क्यूट अशराफिया को जितने मर्जी सब्सिडी दे दें, जितना मर्जी पैसा दे दें, उनका बड़ा टिड नहीं भरता, उनके पेट का जहन्नम नहीं भरता किसी भी सूरत। यहाँ पर चीनी माफिया है, एक ऐसा जालिम माफिया जो कि वज़ीर आज़म भी कुछ नहीं कर सकता। इमरान खान ने जब एक्शन किया था, वाहिद वज़ीर आज़म ने जब एक्शन किया था, तो हुकूमत को टकरे मारना शुरू कर दी थी इन चीनी वालों ने। रख रख के दौड़ दौड़ के टकरे मारते थे, राजा रियाज से टकरे मरवाते थे। और आप अंदाज़ा कीजिए इस मुल्क में चीनी का आलम यह है कि हजूर वाला, आप इस मुल्क में सब्सिडी देते हैं या सपोर्ट प्राइस देते हैं गन्ने को, ताकि लोग गन्ना उगाएं, ताकि चीनी वाले गन्ना खरीद सकें। जब गन्ना उगा लेते हैं तो चीनी वाले गन्ना खरीदते हैं लेट करके, ताकि खुश्क हो जाए, फिर पैसे भी लेट करके देते हैं। उसके बाद जब वो चीनी बना लेते हैं तो चीनी वो स्टोर कर लेते हैं अपने पास। फिर वो हुकूमत को कहते हैं जी हम हमारे पास एक्स्ट्रा चीनी है, हमें एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दो। फिर हुकूमत उनको कहती है आप एक्सपोर्ट कर लो। फिर वो कहते हैं कि हमें इस पर रिबेट दो, क्योंकि हमारी चीनी महंगी है, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस सस्ती है, तो अब हमें हम पैसे दो ताकि हम ये चीनी बेच सकें। हुकूमत फिर उनको पैसे देती है कि ये नहीं जी जनाब, ये हमसे पैसे लें, नुकसान पूरा करें, चीनी बाहर एक्सपोर्ट करते। फिर वो इस चीज़ के पैसे लेते हैं। फिर जब वो चीनी बाहर चली जाती है तो मुल्क की चीनी शॉर्टेज हो जाती है। फिर वही चीनी जो 100 रुपये किलो थी वो 230 रुपये किलो हो जाती है। और इस तरह अरबों रुपया ये कमाते हैं और आवाम को लुट के खाते हैं, लेकिन आवाम को बचाने वाला कोई नहीं है। शहबाजी भाई जो हमारे ज़बरदस्त किस्म के वज़ीर आज़म हैं, जिनको जूडो कराटे आते हैं, हवा में 3 किस्म की उल्टबाजियाँ मार सकते हैं और हैबतनाक किस्म के हैट कलेक्शन के मालिक हैं, उनकी अपनी भी शुगर मिल है अल्लाह के हुक्म से। तो इसलिए चीनी वालों को तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। आप लुटते रहें और फुटते रहें और मुझे दीजिएगा इजाज़त। फीडबैक से अपने मुझे ज़रूर आगाह करना है। अल्लाह हाफ़िज़।